हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह। आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी, जिसमें हम लोग बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th है और हमारी सेमेस्टर 5th की एजुकेशन की बुक हम लोग कर रहे हैं, जिस बुक का नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। हिंदी में इस बुक का नाम दे रखा है कार्यस्थल को समावेशी बनाना। हमें पता है हम लोग यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जितने भी हैं उसकी एक फ्रेमवर्क पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमारा डकार स्नेंगल सम्मेलन भी आता है। और अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फटाफट जाइए, वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो को देखिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे आगे रहें हमारे चैप्टर पढ़ने के लिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम पीछे जो पार्ट 1 था उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के विषय में चर्चा की गई है। यानी जो डकार स्नेंगल अफ्रीका सम्मेलन था, यानी जो हमारा डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन था, उसमें कौन कौन से उद्देश्य को लेने के लिए रणनीतियाँ बनाई गई थी, मतलब कौन कौन सी रणनीतियाँ हमने बनाई थी। अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे जो हमने डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन में सारी चीज़ों को रखा था, किस तरह से हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। चलिए फिर देखते हैं उन रणनीतियों को। फर्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है सभी के लिए शिक्षा पर सशक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता। इसका मतलब चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। सभी राष्ट्रीयों को सभी के लिए शिक्षा के मूल उद्देश्यों के प्रति सशक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता बनाने चाहिए। यानी जितने भी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हीं में सभी के लिए शिक्षा के लिए एक वचनबद्धता होनी चाहिए, एक क्रम वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने ये कह तो दिया बट करा नहीं, एक वचनबद्ध होनी चाहिए किसी भी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ता के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना। प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ता के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय स्तर के कार्य योजना की आवश्यकता है। यानी हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हैं शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए एक अच्छा मुद्दा और अच्छा दीर्घकालीन बच्चे एजेंडा को क्या बोलेंगे? एजेंडा किसी चीज़ को प्राप्त करने का लक्ष्य। लक्ष्य तो हो एजेंडा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक शिक्षा की दृढ़ता के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक शिक्षा की दृढ़ता के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना की आवश्यकता है। यानी अगर हमें प्राथमिक शिक्षा को एक अच्छा और मजबूत बनाना है तो उसके लिए एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना की आवश्यकता है, जिसमें विशेष ध्यान दिया जाए और उसके लिए उचित निवेश की सुनिश्चितता हो। यानी उस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और उचित निवेश की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें निवेश की आवश्यकता पड़ती ही है, तो उसके लिए एक उचित निवेश भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जिसमें दे रखा है सभी के लिए शिक्षा की नीतियों का प्रचार और प्रसार। देखिए, अगर कोई भी चीज़ हमने बना दी, अगर उसका प्रचार और प्रसार नहीं किया तो वो बेकार है। जब तक लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसे फॉलो कैसे करेंगे, उसे कैसे समझेंगे। तो इसीलिए प्रचार और प्रसार की भी आवश्यकता होती है। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए शिक्षा की नीतियों को एक निर्धारित फ्रेमवर्क के साथ प्रचार और प्रसार करने के लिए एक माध्यम बनाया चाहिए। देखिए, अगर कोई भी नीति हमने बना दी तो उसके लिए प्रचार और प्रसार के लिए एक फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोग उसे समझ सकें और उससे जुड़ सकें, जिसमें गरीबी के खिलाफ
उन्मूलन और विकासशील रणनीतियों को समन्वय हो, यानी जितनी भी गरीबी है उसको ख़त्म करने के लिए एक कदम बढ़ाया जाए और विकास की रणनीतियों के बारे में बताया जाए कि कैसे हम विकास कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षिक विकास के लिए रणनीतियाँ बनाना और लागू करना। जितने भी हमारे शैक्षिक यानी शिक्षा से रिलेटेड विकास होते हैं उसके लिए रणनीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना। बनाने से ही सिर्फ बना दिया इतना काफ़ी नहीं है, उन्हें लागू भी करना ज़रूरी है। जब तक हम उसे लागू नहीं करेंगे तो कैसे आगे बात बनेगी, तो उन्हें लागू करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के विकास के लिए रणनीतियों को बनाना, उन्हें व्यवहार में लाने और उनके प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी उन्हें एक तो रणनीतियों को बनाना और उन्हें व्यवहार में लाना और उनके प्रभावी निरीक्षण होने चाहिए, यानी उनका प्रभाव भी हमें दिखना चाहिए। ऐसे व्यवहार में लाना जिसमें नागरिक समाज की सम्मिलित और सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, यानी जितने भी हमारे नागरिक हैं उनकी जो सहभागिता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी, सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ आप भी आइए और इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, अपनी सहायता कीजिए ताकि उस चीज़ को बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 5, जो हमारा कह रहा है शिक्षा के शासन और प्रबंधन के लिए एक जवाबदेही व्यवस्था। यानी जितनी भी हमारी शिक्षा के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं उसके लिए एक जवाबदेही व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी बना दिया और ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। तो अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसलिए जवाबदेही होना ही चाहिए ताकि किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में ले जाया जा सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के शासन और प्रबंधन के लिए जवाबदेही, सहभागिता और उत्तरदायित्व व्यवस्था का विकास करना चाहिए। यानी अगर हमें शासन व्यवस्था या हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से चलाना है तो उसमें जवाबदेही, सहभागिता और उत्तरदायित्वता होनी ही चाहिए, जब भी किसी भी चीज़ का विकास होगा और वो आगे चल पाएगी। वरना बीच में ही लोग भ्रष्टाचार के चपेट में आ जाएंगे और वो चीज़ वहीं रोकनी पड़ जाएगी अगर उसमें जवाबदेही व्यवस्था ना हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा और संघर्ष पर ध्यान। यानी जितनी भी हमारी अस्थिरता होती है, प्राकृतिक आपदा होती हैं और संघर्ष होते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा और संघर्ष से प्रभावित होने पर कैसे तैयार करना है इसका ध्यान देना चाहिए। यानी अगर हम लोग किसी भी अस्थिरता में आ जाते हैं या प्राकृतिक आपदा के अंदर या कोई भी संघर्ष से प्रेरित हो जाते हैं, किसी भी संघर्ष से हम लोग जूझ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें शिक्षा को कैसे तैयार करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, साथ ही शांति, सहनशीलता, अहिंसा और पारंपरिक समझ को प्रमोट करने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजन करना चाहिए। यानी जितनी भी हमारी शांति के लिए, सहनशीलता के लिए, अहिंसा के लिए जितने भी हम लोग संगठन बना सकते हैं उतने संगठन बनाने चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। ठीक है, जैसे शांति को बढ़ाया जा सके, अहिंसा को रोका जा सके, अहिंसक हो सकें लोग, ज़्यादा हिंसा वाले ना हों। और देखिए जैसे कि अभी हमने कोविड-19 के दौर से गुजरे, कोविड-19 देखा। अब उस दौर में क्या था कि एक साथ हमारे पास इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे। हम कोविड-19 से पहले इतनी ऑनलाइन चीज़ें नहीं करते थे जितनी हम अब करने लगे। तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, हमने अपनी जो एजुकेशन है वो हम लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन लेने लगे। आप भी देखिए, पहले जो आपके छोटे बहन भाई स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे वो पहले कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते थे, उन्हें पता भी नहीं था ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। बट अब उन्हें पता है ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे कोविड-19 की वजह से हमने परिवर्तन किया। और अगर ऐसी ही कोई महामारी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हम कैसे चेंज करें, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंग
समानता के लिए शिक्षा रणनीतियों का प्रयोग। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिंग समानता के लिए शिक्षा रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जितनी में हमारी शिक्षा रणनीतियाँ होती हैं उनमें लिंग समानता पर हमें ध्यान देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो भी हम रणनीतियाँ बनाएं शिक्षा के क्षेत्र में वो सभी के लिए समान हो, इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि समाज को यह बताया जा सके कि मूल प्रवृत्तियों और अभ्यासों में परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ थीं, जो हमारी पहले की चीज़ें थीं, उनमें और हमारे जो अभ्यास थे पहले के, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ चीज़ों को लड़कियों को करने की अनुमति ही नहीं थी। लड़कियों को कहीं कोई ज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी, पाठ्य करने की अनुमति नहीं थी। तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी लिंग आधारित कोई भी भेदभाव ना करें, उसको समाप्त कर सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 8, आपदा की स्थिति का ध्यान। आपदा की स्थिति का ध्यान, इसमें यह है कि अगर कोई भी आपदा की स्थिति आ जाए तो हम किस तरह से अपनी शिक्षा को लेकर चलेंगे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपदा की स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों और योजना तैयार करना चाहिए। यानी जितनी भी हमारी अगर कोई आपदा की स्थिति आ जाए तो उसमें हम किस तरह से शिक्षा के क्षेत्रों को लेकर चल सकते हैं, इसकी कार्य योजना हमें पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम हैंड टू हैंड सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ऐसे करेंगे, ताकि लोगों को एक साथ ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और लोग आराम से उस सिचुएशन से गुजर सकें। जैसे कि HIV, एड्स और कोरोना जैसी स्थिति में, ये बिल्कुल सच है। जैसे कि कोरोना की स्थिति आई थी, हमने उसमें कैसे ट्रैगल किया, ताकि हम लोग अपनी एजुकेशन को बिना इफ़ेक्ट करे ले सकें और बिना कोई किसी प्रॉब्लम के हम लोग आगे बढ़ सकें। ऐसा नहीं है कोरोना वायरस आ गया तो हम लोग घर में बैठे रहेंगे, अपनी एजुकेशन छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऐसी रणनीतियाँ बनानी चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग उसमें आराम से हैंडल कर सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षित स्वास्थ्य समानता आधारित समावेशन संसाधन संपन्न शिक्षा वातावरण। एक सुरक्षित स्वास्थ्य समानता आधारित समावेशन संसाधन संपन्न शिक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ताकि सभी को उच्चतम शिक्षा की ही पहुंच हो। यानी देखिए, हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, समानता वाला हो और समानता हो और समावेशन हो, उसमें सभी को समान रखा जाए और सभी को समान सुविधा दी जाए। और ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें ज़रूरत है कि सभी की सोच को बदलें, सभी को एजुकेट करें, ताकि सभी लोग एक दूसरे को समान रखें और एक दूसरे की सहायता करें। और ये बहुत ज़्यादा उचित है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है पॉइंट नंबर 10, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्यापकों के व्यवसायों के मानक स्तरों को निर्धारण। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 10, अध्यापकों के व्यवसायों के मानक स्तरों का निर्धारण। अध्यापकों के व्यवसायों के मानक स्तरों को निर्धारित करना, जैसे कि उनका व्यवहार और प्रवृत्तियों, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यानी जितने भी हमारे अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके व्यवहार को निर्धारित करना, उनके स्तर को निर्धारित करना कि उनका व्यवहार कैसा रहेगा, और ताकि हमारे जो शिक्षक हैं वो अच्छे से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें सभी छात्रों को, और एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे छात्रों तक पहुंच सके। इसलिए हमें अपने अध्यापकों पर भी जोर देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नई सूचना और संवाद तकनीक का उपयोग सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नई सूचना और संवाद तकनीक का उपयोग करना चाहिए। यानी देखिए, जितनी भी हमारी नई सूचना की और संवाद की तकनीकें आई हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारा इंटरनेट वगैरह हो गया, मोबाइल वगैरह हो गया, ताकि जितनी भी हमारी सूचना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, हम शिक्षा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। अब देखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं दिल्ली से वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कौन कहाँ से वीडियो देख रहा हुआ, हो सकता है कोई राजस्थान
राजस्थान से देख रहा हो, कोई कहीं और से देख रहा हो सकता है ना ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम लोगों ने तकनीकी क्षेत्र को यूज़ करना शुरू किया है, हम लोग तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम लोग एक स्थान से रह के दूसरे स्थान के बालकों को पढ़ा सकें, उन बच्चों को एजुकेट कर सकें, ताकि हमारी जो शिक्षा है वो एक अच्छे स्तर की पहुँची जा सक एक अच्छे स्तर पर पहुँच जाए, ताकि एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम नई सूचना के जितने भी साधन हैं और जितनी भी हमारी नई तकनीक हैं उनको प्रयोग करें अपने शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए 12th देखते हैं। 12th रणनीति क्या कहती है? रणनीतियों की व्यवस्था निरीक्षण। 12 पॉइंट है हमारा रणनीतियों की व्यवस्थित निरीक्षण। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों और रणनीतियों की व्यवस्था निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, सभी के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ताकि हम शिक्षा के जितने भी मुद्दे हैं, सभी के लिए शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। इसीलिए एक हमें अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पॉइंट नंबर 13 को देखते हैं। तकनीकों का निर्माण और लागू करना। यानी जितनी भी हमारी तकनीक है उनका निर्माण करना और उन्हें लागू करना। ऐसा नहीं है सिर्फ तकनीक का हमने निर्माण कर दिया, बना दिया, उसे लागू नहीं किया तो वो बेकार है, उसका बनाना बेकार है जब तक हम किसी चीज़ को लागू नहीं करते। अगर आप लोग पढ़ने के लिए टाइम टेबल बना रहे हैं बट उसको लागू नहीं कर रहे तो वो टाइम टेबल बेकार है। इसीलिए ऐसे ही ये तकनीक है, अगर हमने तकनीक बना दी बट उसका निर्माण कर दिया लेकिन उसको लागू नहीं किया तो उसका बनाना भी बेकार है। इसीलिए हमें उसके निर्माण के साथ साथ उसे लागू भी करना है। सभी के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को तकनीकों के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए तकनीकों का निर्माण करना चाहिए और उन्हें गंभीरता से लागू करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको बनाने के साथ साथ उसके तीव्र गति से हमें उसे बनाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें लागू भी गंभीरता से करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ बना दिया और ढील छोड़ दी, ठीक है हो जाएगा लागू, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें उसे गंभीरता से लेकर उसे लागू भी करना है, तभी हमें सारे प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें हमें प्रॉपर वे में चलती हुई दिखाई देंगी। अदरवाइज़ ये हो गया कि हमने बना दी, चलो ठीक है हो जाएगी लागू, ऐसे नहीं होता काम। हमें उसे गंभीरता से लागू भी करना पड़ेगा, तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस रणनीतियों के माध्यम से डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन ने उद्देश्य हासिल करने के लिए विश्व के समस्त राष्ट्रीय का बहुमत के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता का एक मजबूत और प्रभावी योजना प्रस्तुत की है। यानी जो हमारा डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन था, उसने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी के साथ प्रतिबद्धता को बनाया है और उसे लागू करना और उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश की है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक स्तर बच्चों, युवा एवं वयस्कों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किए गए योजना कार्यकारी फ्रेमवर्क में 3 स्तर पर कार्य योजना को स्वीकार किया गया। यानी हमारा वैश्विक स्तर पर कार्य योजना को बनाने के लिए और उन्हें फॉलो करने के लिए 3 स्तर बनाए गए हैं। अब वो 3 स्तर कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय में व्यक्तिगत स्तर की व्यक्तिगत स्तर की कार्य योजना का निर्माण करना, यानी व्यक्तिगत स्तर पर करना। सेकंड है हमारा राष्ट्रीय में समूह में मुद्दों व संसाधनों के विषय में एक दूसरे के साथ चर्चा व कार्य करने में सहयोग करने संबंधित कार्य योजना का निर्माण करना। यानी पहले में तो व्यक्तिगत स्तर पर होगा, दूसरे में क्या होगा, सहयोग के स्तर पर होगा, एक दूसरे की सहायता से होगा, एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाने से होगा। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, विश्व समुदायों में द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग लेने व देने संबंधित कार्य योजना निर्माण करना। यानी विश्व स्तर पर द्विपक्षीय यानी 2 लोगों के और बहुपक्षीय यानी बहुत सारे देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाना और उनमें कार्य योजना में निर्माण करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम शिक्षा के सभी स्तरों
अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क ऑन कार्य योजना। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क ऑन कार्य योजना, चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशन ऑन द, देखना बाजी, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। कन्वेंशन है, हाँ, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट अब हम देखना, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेम, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क ऑन कार्य योजना। चलिए फिर इसको देखना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRPD भी बोलते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण मानदंड है जो कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को निर्धारित करता है। यानी जो हमारा CRPD है ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, जो उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर बात करता है और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को समान, इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समावेशन बनाने और उनके अधिकारों को प्रोत्साहित करने में मदद करना। यानी इसका मेनली जो उद्देश्य है वो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को समाज में समावेशी बनाना और उनके अधिकारों की प्रोत्साहन करना और उनकी सुरक्षा करना ही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। आगे हमारा दे रखा है CRPD का आदान प्रदान करने के बाद दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे विभिन्न देशों के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच समानता, समावेशन और नामक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सहयोग की जा सकती है। यानी CRPD जो है वो मेनली एक दूसरे के देशों के साथ, विभिन्न देशों के साथ, सरकारी और गैर सरकारी जितने भी संगठन होते हैं उनके साथ एक समावेशन और एक आदान प्रदान करने की और एक अच्छे रिश्ते बनाने की भूमिका निभाता है, ताकि विश्व में सभी लोगों को एक ताकि विश्व में सभी लोगों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो और स्पेशली विकलांग लोगों के सभी अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं CRPD के अंतर्गत नई परियोजनाएं बनाने और क्षमता निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय हो सकता है। यानी CRPD के अंतर्गत नई परियोजना बनाने के लिए और क्षमता निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण प्रभावी हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ में हम बहुत सारे देशों के साथ एक साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं और एक साथ रूल बना सकते हैं सभी देशों के लिए। यह उपाय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और उनके समाज में समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये स्पेशली जो होते हैं दिव्यांग व्यक्ति उनके लिए होता है और उनकी शिक्षा पर और रोजगार पर, स्वास्थ्य पर और उनके लिए जो सेवाएं होती हैं उन पर बात करता है और उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है CRPD। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि केवल विविध उपायों द्वारा ही दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी सिर्फ हम विविध तरह के उपाय दे दें, इनसे जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती कि हाँ ये ले लो वो ले लो, ऐसा नहीं है। उन्हें लागू करना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाना और संवैधानिक निर्माण में लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यानी हमने सिर्फ दिव्यांगों के लिए कह दिया कि हाँ आपको ये भी छूट है, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ सभी लोग उसको माने। तो उस
चीज़ को फॉलो करना, जागरूकता पैदा करनी सभी के लिए, और उन्हें ये संविधान में बनाना कि हाँ अगर ऐसा है तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को परेशान किया या उसके जो अधिकार हैं उनके साथ छेड़खानी, अगर उसके अधिकारों के साथ छेड़खानी हुई तो आपको दंड की प्रावधान होगा। ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि समाज में एक जागरूकता फैले और सभी समाज के लोग उनकी हेल्प करें, ना कि उन्हें परेशान करें। और सिर्फ कहने से ही कुछ नहीं होता, उसको लागू भी करना होता है। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है इसके लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि केवल विविध उपायों द्वारा ही दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी विविध तरह के उपाय देने से ही दिव्यांगों की जो अधिकार हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए जागरूकता भी ज़रूरी होती है। कैसे जागरूकता ज़रूरी है, चलिए देखते हैं। इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाने और संवैधानिक निर्माण में लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यानी उसके लिए ज़रूरत है कि हम जागरूकता फैलाएं, संवैधानिक निर्माण में लोगों को शामिल करें कि हाँ इस प्रक्रिया में आपको भी शामिल होना है, और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहल चलानी है ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। इसके लिए जन समुदायों को नए और वैकल्पिक प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के साथ ही इसके लिए जन समुदायों को नए और वैकल्पिक प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के साथ ही प्रभावित लोगों को निर्माण लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का काम करना चाहिए। यानी उसके लिए हमें जन समुदायों को नए जो विकल्प हैं उनमें जोड़ने के साथ साथ उनको एक प्रभावी जो लोग होते हैं उनको निर्माण करने के लिए और प्रभावी रणनीतियाँ बनाने के लिए भी यूज़ करना चाहिए। उनकी हेल्प लेनी चाहिए ताकि हम प्रभावी तरीके से उस चीज़ को लागू कर सकें और उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है, इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक संरचना और सुविधा का निर्माण और संबंधित वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता की गर्मी को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और गैर सरकारी संगठनों में समन्वय प्रयास आवश्यक है। यह सभी के साथ मिलकर किया गया सामाजिक समावेश के निर्माण चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक संरचना और सुविधा का निर्माण और संबंधित वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता की गर्मी को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के संबंधित प्रयास आवश्यक हैं। यानी देखिए, अगर हमें इस चीज़ को प्राप्त करना है कि सभी को समान रखना है, सभी को एक साथ लेके चलना है, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल बच्चे हों या कोई भी हो, तो उसके लिए हमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संगठनों की आवश्यकता है। दोनों को ही साथ लेकर कार्य करना होगा, तभी हम इस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे, अपने इस मुद्दे को प्राप्त कर पाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी होगी जब हम सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। यह सभी के साथ मिलकर किया गया सामाजिक समावेशन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये सभी के साथ मिलकर किया जाने वाला कार्य है और सामाजिक समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण है। सामाजिक समावेशन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी के साथ मिलकर कार्य करें और हमारे समाज में सभी को शिक्षा और समावेश की स्थापना की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं और हमारे समाज में सभी को शिक्षा और समावेश की स्थापना की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। यानी जितने भी हमारा पूरा समाज है, पूरे समाज को शिक्षा की ओर ले जाने के लिए और समावेशन की स्थापना के लिए एक कदम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी जितने भी संगठन होते हैं सभी को साथ में लेकर चलें। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाता है। यूनिट नंबर 2
और चैप्टर नंबर 2 ये हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो हमारा अगली वीडियो में स्टार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप ऐसी ही वीडियो के लिए और जुड़े रहना चाहते हैं हमसे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल और जितने भी हमारे चैनल्स हैं उन पे आगे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपकी क्वारी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।